जब हम पैसे के इतिहास पर नजर डालते हैं तो ये देखना बहुत रोचक होता है कि यह साधारण वस्तु विनिमय से लेकर कीमती धातुओं जैसे सोने तक कैसे विकसित हुआ। आइए इसे एक सरल और व्यावहारिक यात्रा के रूप में समझते हैं। वस्तु विनिमय का युग। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की, जहां लोग वस्तुएं बदलकर अपनी जरूरतें पूरी करते थे। चावल के बदले नारियल, मछली के बदले बर्तन। शुरुआत में यह तरीका ठीक चला, लेकिन इसमें कई दिक्कतें थीं। जैसे, अगर नारियल उगाने वाले व्यक्ति को चावल की जरूरत नहीं है लेकिन मछली चाहिए, तो यह लेन देन संभव नहीं हो पाता। इस समस्या का समाधान करने के लिए समुदायों ने ऐसी चीजों का उपयोग शुरू किया जो सभी के लिए मूल्यवान हो। उदाहरण के लिए, याप द्वीप के लोग राय स्टोन नामक बड़े पत्थरों को मुद्रा के रूप में उपयोग करते थे। ये पत्थर इतने विशाल होते थे कि इन्हें हिलाना आसान नहीं था। लोग केवल मौखिक रूप से तय कर लेते थे कि कौन सा पत्थर किसका है। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ी, इन पत्थरों का उपयोग मुद्रा के रूप में बंद हो गया और ये सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर बन गए। धातुओं का उदय। समय के साथ लोगों ने महसूस किया कि धातुएं, विशेष रूप से सोना, मुद्रा के लिए बेहतर हैं। क्यों? अन टिकाऊपन। सोना न तो जंग खाता है और न खराब होता है। पोर्टेबिलिटी। थोड़े से सोने में बड़ी कीमत समाहित हो जाती है। विभाज्यता। सोने को पिघलाकर छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है और इसका मूल्य नहीं घटता। उदाहरण के लिए, प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता ने धातु शोधन मेटलर्जी का विकास किया। सोने के सिक्के एक प्रभावी लेन देन का तरीका बन गए। पत्थरों की तुलना में सोना हल्का और सभी के लिए मूल्यवान था। आधुनिक समय में सोना, आज के समय में भी सोना मूल्य का एक मजबूत साधन है, क्योंकि यह दुर्लभ है और इसे निकालने में मेहनत लगती है। उदाहरण के लिए, आधुनिक सोने के खनिकों को धरती की गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है और उन्नत मशीनरी का उपयोग करना पड़ता है। सीमित आपूर्ति यह सुनिश्चित करती है कि सोने का मूल्य बना रहे। पैसे का इतिहास और इसका विकास। प्राचीन समय में लोगों के पास वस्तु विनिमय का एक सरल तरीका था। वे एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए, अगर एक किसान के पास अनाज था और उसे मवेशी की आवश्यकता थी, तो वह अपना अनाज मवेशी के बदले देता था। लेकिन यह प्रणाली हमेशा सुविधाजनक नहीं थी, क्योंकि दोनों पक्षों की जरूरतें मेल नहीं खाती थीं। समय के साथ लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने लगे जो सभी के लिए मूल्यवान हो। जैसे प्राचीन याप द्वीप में लोग राय पत्थरों का उपयोग करते थे। ये पत्थर बहुत बड़े होते थे और इनका आकार इतना विशाल होता था कि इन्हें स्थानांतरित करना आसान नहीं था। इसका मालिकाना हक शब्दों से तय किया जाता था, लेकिन समय के साथ इनका मुद्रा के रूप में उपयोग कम होने लगा। फिर आया धातुओं का युग, जिसमें सोना और चांदी का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में होने लगा। सोना क्यों? क्योंकि यह टिकाऊ था, इसे आसानी से बांटा जा सकता था और यह कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता था। प्राचीन सभ्यताओं में, जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र में, सोने और चांदी का उपयोग लेन देन के लिए किया जाता था। आधुनिक समय में पैसे का विकास। 20वीं सदी में, विशेषकर जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, यूरोपीय देशों ने अपनी युद्ध की गतिविधियों के लिए धन जुटाने की आवश्यकता महसूस की। बजाय इसके कि वे करों में वृद्धि करते, उन्होंने पुराने रोमन तरीकों का अनुसरण करते हुए नई मुद्रा छापने का फैसला किया। हालांकि इस नई मुद्रा को सोने के साथ सुनिश्चित नहीं किया गया था और बैंक के भंडार में कोई नया सोना नहीं जोड़ा गया। मुद्रण मशीनें नई नोटों और बिलों का उत्पादन कर रही थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कुछ ही हफ्तों में इन देशों ने कागजी मुद्रा को सोने में बदलने की प्रक्रिया को निलंबित कर दिया। यह निर्णय उन देशों के लिए एक बड़े आर्थिक संकट का कारण बना, क्योंकि कागजी मुद्रा की कोई वास्तविक कीमत नहीं थी और लोगों का विश्वास उसमें घटने लगा। यह उदाहरण हमें यह समझाने में मदद करता है कि जब कोई मुद्रा सोने या किसी अन्य ठोस संपत्ति से सुनिश्चित नहीं होती, तो उसकी वास्तविक वैधता और मूल्य पर सवाल उठने लगते हैं। पहली और दूसरी विश्व युद्ध के दौरान मुद्रा का विकास। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सोने से समर्थित मुद्रा की जगह सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा ने ले ली। यह एक नई प्रणाली की शुरुआत थी, जिसमें मुद्रा सरकार के आदेश से मूल्यवान मानी जाती थी, न कि सोने से। इस बदलाव के कारण एक अस्थिर मुद्रा प्रणाली का जन्म हुआ, जिसमें लगातार बढ़ती हुई आर्थिक हस्तक्षेप और सरकारों द्वारा मुद्रा विनिमय दरों को स्थिर करने की कोशिश की गई। ब्रेटन वुड्स समझौता।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1944 में विजेता देशों ने युद्ध के बाद की आर्थिक व्यवस्था की योजना बनाई। उन्होंने एक योजना बनाई जिसे ब्रेटन वुड्स समझौता कहा गया, जो न्यू हैम्पशायर के एक छोटे से गांव में हस्ताक्षरित हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर से जोड़ने का था। ब्रेटन वुड्स के तहत अमेरिकी डॉलर को सोने के साथ एक निश्चित विनिमय दर पर जोड़ा गया था। सभी देशों को अपनी सोने की भंडारण को संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजने के लिए कहा गया था। इस प्रणाली का उद्देश्य यह था कि सभी मुद्राओं को अंततः सोने के बदले में परिवर्तित किया जा सके, जैसा कि प्री-नॉन बॉश सोने के मानक में होता था। समस्या और अस्थिरता। हालांकि व्यवहार में यह प्रणाली पूरी तरह से काम नहीं कर पाई। मुद्रा बाजारों में उतार चढ़ाव और अमेरिका के सोने के भंडारण की आवश्यकता ने इसे अस्थिर बना दिया। मुद्रा प्रणाली में बदलाव और स्थिर मुद्रा का महत्व। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी मुद्रा को सोने के मुकाबले बढ़ा दिया, जबकि अन्य देशों ने डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्राओं को बढ़ाया ताकि आर्थिक विस्तार को वित्तपोषित किया जा सके। अंततः यह धोखाधड़ी समाप्त हो गई और सोने को मानक के रूप में उपयोग नहीं किया गया। यह असंभव हो गया था कि एक तेजी से बढ़ती हुई मुद्रा को सोने से जोड़ा जा सके। अगस्त 1968 को राष्ट्रपति निक्सन ने घोषणा की कि अब डॉलर को सोने में नहीं बदला जाएगा। अब मुद्राओं का मूल्य दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के आपसी संबंध पर निर्भर करेगा। एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मजबूत मुद्रा पर आधारित होती है। 19वीं सदी में स्थिर मुद्रा का उभार 8वीं सदी में स्थिर मुद्रा अपने चरम पर थी। कागजी मुद्रा को सोने से समर्थित किया जाता था, जो एक बहुमूल्य धातु थी और जिसे स्वतंत्र बाजार ने अपनाया क्योंकि इसकी कई विशेषताएं थीं जो इसे एक प्रभावी मूल्य भंडार बनाती थीं। इसने समृद्ध युग के लिए मार्ग प्रशस्त किया। स्थिर मुद्रा का महत्व। स्थिर मुद्रा का सबसे पहला लाभ यह है कि यह लोगों को बचत और निवेश करने के लिए प्रेरित करती है, जो दीर्घकालिक और स्थिर वृद्धि के लिए आदर्श तरीका है। क्यों? क्योंकि इंसानों की स्वाभाविक प्रवृत्ति तत्काल संतुष्टि की होती है। हम भविष्य की संतुष्टि की तुलना में वर्तमान में संतुष्टि को प्राथमिकता देते हैं। स्थिर मुद्रा हमें भविष्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि समय के साथ हमारी मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, तो यह समझ में आता है कि हम अब क्या कर सकते हैं ताकि भविष्य में अपने आय का अधिकतम लाभ उठा सकें। और यही निवेश का मूल उद्देश्य है, आज की संतुष्टि को स्थगित करके भविष्य में बड़े पुरस्कार प्राप्त करना। इस प्रकार निवेश से पूंजी संचय होता है। लोग पूंजीगत वस्तुओं में निवेश करते हैं, जो ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग भविष्य में अन्य वस्तुएं और राजस्व स्रोत बनाने के लिए किया जा सकता है। और जितना अधिक पूंजी संचय होता है, उतना ही लंबे समय तक स्थिर आर्थिक विकास की संभावना बढ़ जाती है। अस्थिर मुद्रा और पूंजी संचय पर इसका प्रभाव। अस्थिर मुद्रा एक समस्या है क्योंकि यह पूंजी संचय को विकृत कर देती है। इसका कारण सीधा और सरल है। जब सरकारें मुद्रा आपूर्ति में हस्तक्षेप करती, जैसे ब्याज दरों को नियंत्रित करने के माध्यम से, वे मूल्य निर्धारण में भी हस्तक्षेप करती हैं। यह समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मूल्य निवेशकों को वह जानकारी प्रदान करते हैं जिसकी उन्हें सही निर्णय लेने के लिए आवश्यकता होती है, बिना उन्हें वैश्विक घटनाओं के प्रत्येक छोटे विवरण को जानने की आवश्यकता के। उदाहरण के लिए, यदि एक मलेशियाई व्यवसायी महिला यह तय करती है कि वह अपने कार्यालयों का विस्तार नहीं करेगी क्योंकि तांबे की तारों की कीमत बढ़ गई है, तो उसे यह जानने की जरूरत नहीं कि इस मूल्य वृद्धि का कारण चिली में हाल ही में आए भूकंप से हुआ है। जो कुछ भी उसे जानने की जरूरत है वह कीमत में समाहित होता है। हालांकि सरकारी हस्तक्षेप के कारण अब मूल्य बाजार की गतिविधियों को सही तरीके से नहीं दर्शाते। निवेशकों के पास जरूरी जानकारी नहीं होती, जिससे पूंजी संचय में विकृति उत्पन्न होती है। आर्थिक मंदी और कर्ज अस्थिर मुद्रा के कारण होते हैं। अस्थिर मुद्रा की नीतियां और उनका प्रभाव। यूरोपीय सरकारों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लागू की गई अस्थिर मुद्रा की नीतियां कई समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनमें से दो प्रमुख समस्याएं हैं: मंदी और कर्ज का निरंतर संचय। मंदी, केंद्रीय योजना यानी सरकार का बाजार में हस्तक्षेप, एक प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी व्यक्ति
एजेंसी या विभाग कभी भी उस सभी जानकारी तक पहुंच नहीं सकता जो एक अर्थव्यवस्था की विशाल और हमेशा बदलती हुई प्राथमिकताओं, विकल्पों, लागतों और संसाधनों को समझने के लिए आवश्यक है। यदि आपके पास वह जानकारी नहीं है, तो आप गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य होते हैं। और यही वह काम है जो सरकारें करती है जब वे मुद्रा आपूर्ति में हस्तक्षेप करती हैं। उनका हस्तक्षेप बाजारों, विशेष रूप से पूंजी बाजारों को विकृत कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बूम और बस्ट चक्र उत्पन्न होता है। जब अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर बढ़ रही होती है, तो कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई मुद्रा निवेशकों को यह विश्वास दिलाती है कि वे जितना पूंजी खरीद सकते हैं उतना नहीं कर सकते। अस्थिर मुद्रा और कर्ज संकट। जब एक आर्थिक बूम फूटता है तो वह जल्दी ही एक बुलबुले में बदल जाता है, और जब वह फूटता है तो अर्थव्यवस्था एक मंदी में चली जाती है। फिर आता है कर्ज का मुद्दा। 1930 के दशक की महामंदी। 1930 के दशक की महामंदी को देखें, जहां अस्थिर मुद्रा के कारण अर्थव्यवस्थाएं कर्ज में डूब गई। उस समय सरकारों ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा सुझाए गए नीतियों को अपनाया। कीन्सियन सिद्धांत के अनुसार मंदियां तब होती हैं जब एक अर्थव्यवस्था में कुल खर्च बहुत कम होता है। उनका कहना था कि मंदी का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका खर्च बढ़ाना है। खर्च बढ़ाने के तरीके। 1. करों में कमी। हालांकि लोग अपने अतिरिक्त पैसे को खर्च बहुत कम करते हैं। 2. मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना। सरकारें लगभग हमेशा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने का निर्णय लेती हैं। अस्थिर मुद्रा का प्रभाव। जब अर्थव्यवस्था में बहुत सारा पैसा घूमता है तो इसका असर लोगों के पैसे खर्च करने के तरीके पर होता है। लोग वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। बचत करना कम आकर्षक हो जाता है। जल्दबाजी और अवसरवादी निवेश की संस्कृति उत्पन्न होती है। इससे लोग जल्दी ही कर्ज में डूब जाते हैं। नतीजा, समग्र प्रभाव एक निरंतर संकट का होता है। सरकारी हस्तक्षेप मंदियों को जन्म देता है और कीन्सियन प्रतिक्रिया स्थिति को और बिगाड़ देती है। समाधान की ओर। हालांकि इसका समाधान संभव है। 1. हमें साउंड मनी, स्थिर मुद्रा की ओर लौटने की आवश्यकता है। 2. एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड स्थापित करना होगा। 3. बिटकॉइन जैसी नई तकनीक इस प्रयास में मदद कर सकती है। बिटकॉइन अपनी दुर्लभता के कारण अद्वितीय है। दशकों की गैर जिम्मेदार खर्च और कर्ज के संचय के बाद सरकारों को अपनी नीतियों को बदलना होगा और साउंड मनी, स्थिर मुद्रा की ओर लौटना होगा। यहीं पर बिटकॉइन की भूमिका आती है। दुनिया की पहली डिजिटल मुद्रा अर्थव्यवस्थाओं की पुनर्प्राप्ति, स्थिरता और वृद्धि में कैसे मदद कर सकती है? गोल्ड स्टैंडर्ड पर विचार करें। बाजारों ने सोने को मूल्य के भंडारण के रूप में 2 कारणों से चुना। यह दुर्लभ और पूर्वानुमान योग्य है, जिसका मतलब है कि आपूर्ति के बढ़ने का कोई बड़ा जोखिम नहीं है जिससे इसके मूल्य में महत्वपूर्ण गिरावट आ जाए। बिटकॉइन में भी यही गुण है। दरअसल इसका एक सीमित आपूर्ति है। जो भी हो, बिटकॉइन की कुल संख्या 51 मिलियन से अधिक कभी नहीं होगी। एक बार जब यह संख्या पहुंच जाएगी तो नए बिटकॉइन जारी नहीं किए जाएंगे। बिटकॉइन के निर्माण की प्रक्रिया भी स्थिरता में योगदान करती है, क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति एक निश्चित घटते दर से बढ़ती है। यह कैसे काम करता है? देखें, बिटकॉइन सोने की तरह खनन किए जाते हैं। बिटकॉइन नेटवर्क पर कंप्यूटर अपने प्रसंस्करण शक्ति का उपयोग करते हुए जटिल एल्गोरिथम समस्याओं को हल करते हैं ताकि नए सिक्कों तक पहुंच प्राप्त की जा सके। जब ये समस्याएं हल हो जाती हैं, तो खनिकों, वे कंप्यूटर जो हल में सहायता करते हैं, को बिटकॉइन से पुरस्कृत किया जाता है। ऑनलाइन सोने की दौड़ को रोकने के लिए बिटकॉइन के निर्माता सतोशी नाकामोटो ने एक फेल सेफ बनाया, जिसमें हर 4 साल में बिटकॉइन जारी किए जाने की संख्या आधी हो जाती है। खास बात यह है कि जैसे जैसे इन समस्याओं को हल करने वाले कंप्यूटरों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे एल्गोरिथम समस्याएं और भी कठिन होती जाती हैं, जिससे सोने के खनन की तरह बिटकॉइन की आपूर्ति स्थिर और विश्वसनीय रहती है। बिटकॉइन वुरियास फोर्ट तक छोटे छोटे हिस्सों में जारी होते रहेंगे, जब कोई नया सिक्का जारी नहीं होगा। बिटकॉइन को एक अनोखा डिजिटल मुद्रा माना जाता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी अत्यधिक दुर्लभता है। यह अन्य पारंपरिक वस्तुओं जैसे तेल और गैस से पूरी तरह से अलग है। हालांकि तेल और गैस को हम भी दुर्लभ मानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर हम आवश्यक संसाधनों का निवेश करें तो हम नए स्रोतों की खोज कर सकते हैं।
इसके विपरीत बिटकॉइन की आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला एल्गोरिथम तय करता है कि कुल आपूर्ति कभी भी 1 मिलियन से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब है कि बिटकॉइन की आपूर्ति को किसी भी समय और संसाधनों से बढ़ाया नहीं जा सकता, जिससे इसे एक आदर्श मूल्य भंडार स्टोर ऑफ वैल्यू बना देता है। इसके विपरीत पारंपरिक वस्तुओं जैसे तेल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए लगातार नई खोजें होती रहती हैं, जिससे उनके मूल्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। बिटकॉइन की आपूर्ति निर्धारित और स्थिर है, जिससे यह मूल्य स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। बिटकॉइन की सुरक्षा एक नई डिजिटल क्रांति सिर्फ दुर्लभता ही नहीं, बल्कि बिटकॉइन की सुरक्षा भी इसकी एक बड़ी विशेषता है। यदि आपको बिटकॉइन की सुरक्षा में कोई संदेह होता, तो आप इसके बजाय कोई और विकल्प तलाश सकते थे। लेकिन बिटकॉइन की सुरक्षा विश्वसनीय है, और इसका कारण है इसका सार्वजनिक ब्लॉकचेन तकनीक। ब्लॉकचेन क्या है? यह एक डिजिटल खाता बही है, जिसमें हर लेन देन और खनन गतिविधि का रिकॉर्ड होता है। जब एक खनन कम कंप्यूटर किसी एल्गोरिथमिक पहेली को हल करता है, तो एक नया ब्लॉक उत्पन्न होता है जो पिछले ब्लॉकों से जुड़ा होता है। इस तरह से बिटकॉइन का ब्लॉकचेन बनता है, जो प्रत्येक ट्रांजैक्शन का विस्तृत विवरण देता है। यह सुनिश्चित करता है कि बिटकॉइन नेटवर्क में कोई भी धोखाधड़ी या बदलाव नहीं हो सकता। यह प्रणाली न केवल बिटकॉइन की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, बल्कि इसके विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देती है, जिससे यह एक मजबूत और विश्वसनीय प्रणाली बन जाती है। बिटकॉइन का विकेंद्रीकरण और सुरक्षा। एक आत्मनिर्भर नेटवर्क। बिटकॉइन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि नेटवर्क के सभी उपयोगकर्ताओं को पूरी लेन देन की जानकारी तक पहुंच होती है। बिटकॉइन का स्वामित्व केवल तब मान्य होता है जब उसे ब्लॉकचेन पर पंजीकृत किया जाता है, और यह केवल तभी संभव है जब नेटवर्क के अधिकांश उपयोगकर्ता इसे मंजूरी दें। इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन नेटवर्क पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, और किसी केंद्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती जो लेन देन की निगरानी करे। इस विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सुरक्षा को बढ़ाता है। किसी लेन देन की वैधता की पुष्टि करना धोखाधड़ी करने से कहीं अधिक आसान होता है। अगर कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है, तो उसे एक धोखाधड़ी ब्लॉक बनाने के लिए भारी मात्रा में प्रोसेसिंग पावर का उपयोग करना पड़ता है, और नाकामोटो की कठिनाई समायोजन डिफजस्टमेंट के कारण जैसे जैसे बिटकॉइन की लोकप्रियता बढ़ती है, यह और भी कठिन हो जाता है। इसके विपरीत नए ब्लॉकों की पुष्टि में बहुत कम ऊर्जा लगती है। इसके अलावा नेटवर्क के अधिकांश नोड्स संदिग्ध ब्लॉक को स्वीकार करने से मना कर सकते हैं, बिना किसी अतिरिक्त प्रोसेसिंग पावर के। यह एक अच्छा सुरक्षा उपाय है, क्योंकि यह धोखेबाजों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम करता है। यहां तक कि अगर कोई उपयोगकर्ता अत्यधिक ऊर्जा खर्च करता है और नेटवर्क के अधिकांश नोड्स को हैक करके धोखाधड़ी ब्लॉक को मंजूरी दिलवाने में सफल हो जाता है, तो भी उसे बहुत कम लाभ होगा। बिटकॉइन की सुरक्षा, धोखाधड़ी की लागत और नेटवर्क पर असर। अगर बिटकॉइन की सुरक्षा का उल्लंघन किया जाता है, तो इससे नेटवर्क पर विश्वास तेजी से कमजोर हो जाएगा, जिससे बिटकॉइन की मांग और मूल्य में गिरावट आएगी। यह इस तरह होगा जैसे आपने अपने चेहरे को नुकसान पहुंचाकर अपनी ही मुसीबत बढ़ा ली हो। इसलिए बिटकॉइन का सुरक्षा ढांचा इतना मजबूत है कि कोई भी धोखाधड़ी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बिटकॉइन के पास संभावित चुनौतियां हैं, लेकिन इसकी विकेंद्रीकरण और सुरक्षा के कारण यह एक नई वित्तीय प्रणाली का मानक बनने की क्षमता रखता है। बिटकॉइन की चुनौतियां, मूल्य अस्थिरता और केंद्रीकरण का खतरा। बिटकॉइन को लेकर यह सवाल उठता है कि क्या इसकी कमी और सुरक्षा इसे एक स्थिर वित्तीय प्रणाली बना पाएंगे, या यह केवल एक अस्थायी रुझान होगा। इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि यह कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कैसे करता है। सबसे पहली चुनौती है मूल्य अस्थिरता। जब 2000 में बिटकॉइन का पहला लेन देन हुआ था, तो हर बिटकॉइन की कीमत केवल $1099 थी। अब अक्टूबर 2012 में यह कीमत $400 तक पहुंच चुकी थी, जो कि 405% का इंक्रीमेंट था। यह दीर्घकालिक अस्थिरता का उदाहरण है। केवल एक साल में बिटकॉइन का मूल्य $750 से बढ़कर $12 हो गया था। यह अस्थिरता मांग में बदलाव के कारण होती है। चूंकि बिटकॉइन की आपूर्ति सीमित है, इसका मूल्य केवल बढ़ती हुई मांग के अनुरूप बदलता है। चूंकि बिटकॉइन अभी भी एक नया मुद्रा है, इसकी मांग अत्यधिक अस्थिर रही है।
परिणाम स्वरूप इसकी मूल्य स्थिरता को लेकर सवाल उठते हैं। क्या इन उतार चढ़ावों को समय के साथ नियंत्रित किया जा सकेगा? डॉक्टर सैफ एडिन अमोस के अनुसार जैसे जैसे बाजार बढ़ेगा, यह उतार चढ़ाव स्थिर हो सकते हैं। केंद्रीकरण की चुनौती अब दूसरी समस्या है जो बिटकॉइन के विकास से जुड़ी है। यदि बिटकॉइन को एक नया मानक बनना है तो इसे बड़े पैमाने पर अपनाना होगा। हालांकि बिटकॉइन का विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि बड़ी केंद्रीकृत संस्थाएं इसे कैसे स्वीकार करती हैं। लेकिन यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि एक मुद्रा का उद्देश्य यह है कि वह एक ऐसा आदान प्रदान प्रणाली प्रदान करे जो सरकारी स्वीकृत तृतीय पक्षों जैसे बैंकों पर निर्भर न हो। इसका मतलब है कि बिटकॉइन का विकास और इसका भविष्य पूरी तरह से केंद्रीकृत संस्थाओं पर निर्भर नहीं हो सकता। अगर बिटकॉइन को अपने उद्देश्य में सफल होना है तो उसे विकेंद्रीकरण और स्वतंत्रता बनाए रखते हुए अपने आप को साबित करना होगा। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के बीच व्यापार के विकल्प। भविष्य की दिशा अफसोस की बात है कि बिटकॉइन के लिए इस वर्तमान स्थिति को सही करना बेहद मुश्किल लगता है। बिटकॉइन के लिए दैनिक लेन देन की सीमा फिलहाल 500 निर्धारित की गई है। यह आंकड़ा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन चाहे जो भी नया आंकड़ा तय किया जाए, एक दैनिक सीमा तो होगी। फिर बात आती है लागत की। जितने अधिक लेन देन होंगे उतने अधिक नोड्स की आवश्यकता होगी। इससे बिटकॉइन लेजर की अधिक प्रतियों को अपडेट करना पड़ेगा, जिससे लेन देन शुल्क और प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता बढ़ जाएगी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट रूप से एक सशक्त तर्क प्रस्तुत करता है कि बिटकॉइन को ब्लॉकचेन के बाहर व्यापार के रूप में लिया जा सकता है, यानी बिटकॉइन समर्थित मुद्राओं में व्यापार। यह एक नया मानक स्थापित कर सकता है, लेकिन इसके लिए केंद्रीकृत संस्थाओं के गठन की आवश्यकता होगी जो सिस्टम को संचालित करें। बिटकॉइन आधुनिक साउंड मनी नीति के निर्माण के लिए आधार बन सकता है, लेकिन एक सवाल बना रहता है, क्या बिटकॉइन सोने के मानक की किस्मत से बच सकेगा? इसका उत्तर समय ही बताएगा। अंत में धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल से जुड़े और हमेशा ताजगी से भरे वीडियो के लिए हमारी यात्रा में साथ चलें।